नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है, जैसा आप लिखा हुआ देख रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्ट में SSA कहा जाता है, सर्व शिक्षा अभियान, जो 2001 में जिसकी शुरुआत हुई, उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान शुरू कैसे हुआ, पहले इसके हम पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे कि क्यों इस अभियान के शुरुआत की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले हम जाते हैं, चर्चा करते हैं जिस बात की, वो चीज होती है कि हम देखें, एक बार चर्चा करें अगर हम, तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है और 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में हमारा अपना संविधान लागू होता है। और इस प्रारंभ में प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संविधान के धारा 45 में, या अनुच्छेद 45 कई जगह कहा गया है, धारा 45 में इस बात को स्पष्ट किया गया। धारा 45 में कहा गया कि इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर, राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर प्रत्येक 14 वर्ष की आयु के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये राज्यों को निर्देश दिया गया संविधान में, क्योंकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, वहां से लेकर 1976 तक ये शिक्षा जो थी वो राज्य सूची का विषय थी। हमारी 3 सूचियां होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो 1976 तक हमारी जो शिक्षा थी ये राज्य सूची का विषय थी। तो राज्यों को संविधान ने धारा 45 में ये स्पष्ट निर्देश दिया था, ठीक, कि 10 वर्ष के अंदर ये प्राथमिक शिक्षा जो 14 वर्ष के बच्चे हैं सभी के लिए उपलब्ध कराएगा। इसके बाद हम बात करें तो अब धीरे धीरे उसमें सुधार होना शुरू हुआ, आगे बढ़ने लगे। 1951 से हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो गई। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के बीच में शुरू हुई। तो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत एक योजनाबद्ध तरीके से सारे क्षेत्र में कार्य शुरू हुए। एक 5 वर्ष का लक्ष्य रखकर हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ना हमने शुरुआत की, बढ़ना हमने शुरू किया। और केंद्र सरकार ने 1957 में शिक्षा की प्रगति के लिए, शिक्षा पर कार्य करने के लिए केंद्र स्तर पर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन केंद्र सरकार ने किया 1957 में, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। 1957 की स्थापना की केंद्र की सरकार ने। इसके बाद हमारे देश में एक शिक्षा नीति लागू की घोषणा की गई, जिस शिक्षा नीति ने सभी बिंदुओं पर, ये पहली शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। एक आयोग का गठन किया गया, जो ऐसा आयोग का गठन किया गया जिसने शिक्षा के सभी बिंदुओं पर, प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सभी बिंदुओं पर उसने विस्तार से चर्चा की। उस आयोग का नाम था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक, नेशनल एजुकेशन कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग 1964-66 के नाम से हम इसको जानते हैं। शिक्षा आयोग 1964-66, जिसके अध्यक्ष उस समय के जो तत्कालीन यूजीसी के चेयरमैन थे, यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। इसलिए इसको कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। कोठारी आयोग
का गठन 64 में हुआ था। 66 में इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी और इसने अपनी रिपोर्ट में शैक्षिक अवसरों की समानता पर, इसने अपनी रिपोर्ट में शैक्षिक अवसरों के समानता पर बल दिया, समानता पर विशेष बल दिया और सरकार का ध्यान पिछड़े वर्ग के छात्रों, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अल्पसंख्यक और कबीलों में रहने वाली शिक्षा की तरफ ज्यादा आकर्षित किया। ठीक, साथ ही प्राथमिक स्तर पर होने वाले अपव्यय और अवरोधन, प्राथमिक स्तर पर होने वाले अपव्यय और अवरोधन पर भी सरकार का ध्यान खींचा। हालांकि अपव्यय जब हम बात करते हैं तो अपव्यय और अवरोधन की जब चर्चा करते हैं तो अपव्यय और अवरोधन पर सबसे पहले सुझाव देने वाला जो कमेटी थी, सबसे पहली कमेटी वो थी हार्टांग समिति। हार्टांग समिति ने सर्वप्रथम सुझाव दिया था, लेकिन यहाँ कोठारी आयोग ने भी सरकार का ध्यान इस तरफ खींचा और बताया कि अपव्यय और अवरोधन की जरूरत है। अपव्यय और अवरोधन एक प्राथमिक शिक्षा की समस्या है, तो इसके लिए 1968 में 1968 में हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई और उससे कोठारी आयोग के सुझावों पर कार्य करने की शुरुआत की। फिर हम बात करें तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 1986 में घोषित हुई। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको हम जो सबसे ज्यादा प्रभावी हुई, जिसमें शिक्षा की संरचना की बात की जाए तो जहां पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी कब थी? 1968 में। 1968 में हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी और शिक्षा की संरचना 10+2+3, ये शिक्षा की संरचना हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस तरह की शिक्षा संरचना की घोषणा की गई थी। लेकिन ये ज्यादा प्रभावी नहीं हुआ। बहुत सारे देश के बहुत सारे राज्य इसका पालन कर रहे थे, बहुत नहीं कर रहे थे। फिर हमारी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शुरुआत होती है और शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की जरूरत बताई जाती है, इसको स्वीकार किया जाता है और इसी में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की जाती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जिसका काम था कि प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम संसाधनों की पूर्ति सुनिश्चित करना, कम से कम कमरे होने चाहिए, बैठने की व्यवस्था बच्चों की हो, ब्लैक बोर्ड हो, चाक डस्टर हो, खेलने के सामान हो, तो न्यूनतम संसाधन जो विद्यालय में होने चाहिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई 1987-88 में। ठीक, और 87 में ही जो ऐसे बच्चे हैं जो औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाए हैं, फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, उनकी शिक्षा के लिए निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। निरौपचारिक शिक्षा यानी जिसको NFE कहते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा की शुरुआत 1987 में हुई। इसके बाद हम बात करें, जब बात करते हैं तो 1990 में थाईलैंड एक देश है, थाईलैंड में सबके लिए शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा का विश्व घोषणा हुआ और इस पे एक बैठक हुई और उस पर चर्चा हुई। इसके बाद जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिले हैं, देश के जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिले हैं, उनके लिए 1994 में शैक्षिक दृष्टि से देश के पिछड़े जिलों के लिए 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसको शॉर्ट में हम DPEP कहते हैं। DPEP कार्यक्रम की शुरुआत 1994 में हुई। DPEP जिसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई 1994 में। ये हम जो चर्चा कर रहे हैं केवल प्राथमिक शिक्षा, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था, तो इसकी चर्चा कर रहे हैं हम।
इसकी शुरुआत की गई 1994 में। इसके बाद एक कार्यक्रम शुरू हुआ जिसका नाम था पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम। पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं NPNSPE। ठीक, राष्ट्रीय, ये पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम्स ऑफ न्यूट्रिशन। नेशनल प्रोग्राम्स ऑफ न्यूट्रिशन सप्लाई, नेशनल प्रोग्राम्स ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम। नेशनल, फिर से एक बार सुन लीजिए, नेशनल प्रोग्राम्स ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको शॉर्ट में हम MDM कहते हैं। जो सबसे ज्यादा फेमस इसी नाम से है MDM, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई। MDM की शुरुआत की गई 15 अगस्त 1995 से पूरे देश में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई। और यहां तक कार्य शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षा में हुए, लेकिन अभी भी समस्या बनी थी कि हम जो हमारा लक्ष्य था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने में, प्राथमिक शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने में हम असफल रहे। हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। जैसे हमने पहले भी कहा था कि संविधान में ये बात कही गई थी कि 10 वर्ष के अंदर हम प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाएंगे। सबको, जो 14 वर्ष के बच्चे हैं सभी को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध करा देंगे। कराने का कहा गया था, राज्यों को निर्देश दिया गया था संविधान द्वारा। धारा 45 में इसकी चर्चा की गई थी। हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 50 से लेकर 60 के बीच में हमको ये 100% 6 से 14 वर्ष के बच्चों की 100% निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जानी चाहिए थी। लेकिन उस लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर पाए। 60, 70, 80, 90, फिर हम 2000 तक पहुंच गए, लेकिन उस लक्ष्य को हम अपने प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक, नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान की घोषणा की गई। नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी दी गई, सर्व शिक्षा अभियान को। और जनवरी 2001, नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी दी गई और जनवरी 2001 से इसकी शुरुआत कर दी गई। देश में इसको शुरू कर दिया गया। ठीक, ये सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ, जिसका मतलब था ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाना। ठीक, अब सर्व शिक्षा अभियान के अगले स्टेप पर चर्चा करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत तो हो गई, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान की वित्त व्यवस्था कैसी थी? सर्व शिक्षा अभियान की वित्त व्यवस्था, तो वित्त व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो यह केंद्रीय और प्रांतीय, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साझा योजना है सर्व शिक्षा अभियान। ऐसे जो है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों की साझा योजना है, दोनों मिलकर इसके संचालित करते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना, भाई सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुई और उस समय हमारे देश में 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसका अनुपात जो था 85 और 15 का था, यानी कि 85% केंद्र सरकार व्यय करेगा और 15% राज्य सरकार व्यय करेगा। जितना खर्चा आएगा उसका 85% केंद्र सरकार और 15% राज्य सरकार इस सर्व शिक्षा अभियान के खर्च को वहन करेगी।
85:15 का। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना हमारी जो लागू हुई 2002 से 2007 के बीच में, इसमें यह अनुपात 75 और 25 का हो गया। 75% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी खर्चा का और 25% स्टेट गवर्नमेंट, यानी 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार खर्चा उठाएगी। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में, इसमें जो अनुपात था खर्चे का वो 50-50 हो गया। 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार इस खर्चे को वहन करेगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय 2012 से 2017 के बीच में थी, लेकिन 2014 में ही सरकार बदल गई, केंद्र सरकार बदल गई और केंद्र सरकार ने योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण करता था, योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग बना और उसके बाद उसमें क्या हुआ इसकी कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। तो ये वित्त व्यवस्था थी कि किस तरह से सर्व शिक्षा अभियान के खर्चे की वित्त की व्यवस्था हुई। इसके बाद बात करते हैं हम अगले स्टेप पर, लक्ष्य। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या थे? सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या थे? तो सर्व शिक्षा अभियान के 4 लक्ष्य प्रमुख रूप से थे। सर्व शिक्षा अभियान के 4 लक्ष्य प्रमुख रूप से थे। पहला लक्ष्य था कि 2003 तक प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाना। 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, ये पहला लक्ष्य था कि 2003 तक हम प्राथमिक शिक्षा सभी को, जो 14 वर्ष के बच्चे हैं सभी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये पहला लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना। दूसरा लक्ष्य क्या रखा गया कि 2007 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करा दिया जाएगा। जो 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा होती है वो 2007 तक सभी बच्चों की पूरी हो जानी चाहिए, सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हों। फिर तीसरा लक्ष्य था 2010 तक सभी बच्चों को 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण कराना। 2010 तक सभी बच्चों को 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना। 8 वर्ष यानी कि कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा सभी को 2010 तक पूर्ण कर देना। और फिर चौथा लक्ष्य था प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता। चौथा लक्ष्य ये भी रखा गया कि हम क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में कहीं क्वालिटी न खो दें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्वसुलभ बनाने के चक्कर में हम क्वालिटी को, गुणवत्ता को के साथ समझौता न करें, गुणवत्ता को हम न भूल जाएं। इसलिए प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर भी ध्यान रखा जाएगा। ये लक्ष्य रखे गए थे। ये 4 लक्ष्य ये आप कह सकते हो सर्व शिक्षा अभियान के 4 लक्ष्य थे। ठीक, फिर सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के बाद हम बात करते हैं तो सर्व शिक्षा अभियान की अभियोजनाएं। अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं हम सर्व शिक्षा अभियान की अभियोजनाएं। सर्व शिक्षा अभियान की अभियोजनाएं। अभियोजनाओं की बात हम करें तो पहला इसको हम बिंदुवार कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 इस तरह से योजनाओं की चर्चा कर सकते हैं। पहली योजना थी SC, ST और नंबर एक में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और दुष्कर परिस्थितियों में रहने वाले बालकों की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना। पहली योजना क्या थी कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और दुष्कर परिस्थितियों में रहने वाले बालकों की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक,
ये पहली अभियोजना थी। दूसरी अभियोजना, दूसरा क्या था कि बालिकाओं, लड़कियों के लिए, बालिकाओं विशेषकर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात की लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए व्यवस्था की जाएगी और उनकी प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए दूसरी अभियोजना क्या थी कि बालिकाओं, लड़कियों के लिए विशेषकर जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात हैं, उनकी लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात में लड़कियों की साक्षरता बहुत ही कम थी। जब लड़कों की साक्षरता इतनी कम थी तो लड़कियों की साक्षरता सीधी सी बात बहुत ही कम रही थी। ठीक। फिर तीसरी अभियोजना थी कि अल्पसंख्यकों की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर विशेष बल दिया जाएगा। यह भी देखा गया देश में कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना दूसरे चीजों पर महत्व दिया जाता है, इसलिए इनके लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत है। ठीक। फिर चौथी अभियोजना की बात करें हम, सामान्य विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष बल दिया जाएगा। जो सामान्य रूप से विकलांग हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है, उनकी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। और नंबर 5 की जब हम बात करते हैं तो विद्यालयों की अधिसंरचना में सुधार किया जाएगा। विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर में, संरचना में सुधार किया जाएगा। पुराने भवनों का मरम्मत किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार नए कमरों का निर्माण भी किया जाएगा। ठीक। और छठे अभियोजना की बात करें तो प्राथमिक स्कूलों में आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की पूर्ति की जाएगी। जितने शिक्षकों की आवश्यकता है उतने शिक्षकों की पूर्ति प्राथमिक स्कूलों में की जाएगी। ये अभियोजनाएं थी सर्व शिक्षा अभियान की। ठीक। अभियोजनाओं के बाद हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान के घटक। सर्व शिक्षा अभियान के घटक, सर्व शिक्षा अभियान के घटक। सर्व शिक्षा अभियान के घटकों की अगर बात करें तो पहला था शिक्षा गारंटी योजना। पहला घटक क्या था? शिक्षा गारंटी। पहला घटक क्या था? शिक्षा गारंटी योजना, एजुकेशन गारंटी स्कीम। शिक्षा गारंटी योजना ये पहला घटक था। 1 अप्रैल 2001 को निरौपचारिक शिक्षा और वैकल्पिक एवं नई तरह की शिक्षा दोनों को के रूप परिवर्तित कर उसे सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ दिया गया। ये जो आपको था निरौपचारिक शिक्षा को और नई वैकल्पिक एवं नई तरह की शिक्षा का स्वरूप बदलकर उसके स्वरूप को परिवर्तित करके सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ दिया गया। इसमें हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि शिक्षा गारंटी योजना 1 अप्रैल 2001 को निरौपचारिक शिक्षा यानी जो कहा गया था NFE नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो 1987 में शुरू किया गया था, तो निरौपचारिक शिक्षा और वैकल्पिक एवं नई शिक्षा को रूप परिवर्तित करते हुए सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ दिया गया। इसको संक्षेप में शिक्षा गारंटी योजना कहा गया। ठीक, एजुकेशन गारंटी स्कीम कहा गया। ठीक, इसके अंतर्गत शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत दूर दराज के कम जनसंख्या वाले, शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत दूर दराज के कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 15 बच्चे और अब 10 होने पर भी उनकी शिक्षा के लिए शिक्षा गारंटी केंद्र खोले जाएंगे।
ठीक। फिर है नंबर 2 ब्लैक बोर्ड योजना। ब्लैक बोर्ड योजना, ब्लैक बोर्ड योजना जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो 2003 में ब्लैक बोर्ड योजना को सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो चला था, ब्लैक बोर्ड योजना चली थी, उसको सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया गया और इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाता है। इसके द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय की अधसंरचना में सुधार किया जाता है। 2011 तक 90% प्राथमिक और 70% उच्च प्राथमिक स्कूलों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जा चुका था। ठीक, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। फिर तीसरा है डीपीईपी, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिसको डिस्ट्रिक्ट अभी हमने यहां डीपीईपी कहा है। ठीक, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसको 2009 में इसको 2009 में इसको यहां पर 2009 में इसको सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया गया। ठीक, यह शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में चलाया जा रहा है। ऐसे जिले देश के जो शैक्षिक रूप से काफी पिछड़े हैं, उन जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जात यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों को प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है। यह सर्व शिक्षा अभियान के 3 प्रमुख घटक हैं। शिक्षा गारंटी योजना, शिक्षा गारंटी योजना पहली है, जिससे हमने कहा था कि 2001 में निरौपचारिक शिक्षा जो 1987 में शुरू की गई थी और नई तरह की शिक्षा योजना, दोनों को का रूप परिवर्तित करके सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया गया था। ठीक, इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को 2003 में सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया गया और डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 2009 में, जिसकी शुरुआत 1994 में हुई थी, इसको 2009 में सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान द्वारा किए गए कार्य। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा किए गए कार्य, सर्व शिक्षा अभियान ने क्या कार्य किए हैं? सर्व शिक्षा अभियान द्वारा किए गए कार्य, पहला कार्य था 100% सुविधा, 100% सुविधा। इस हेतु जहां 1 किलोमीटर 100% सुविधा का मतलब 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय नहीं है, वहां प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। 1 किलोमीटर दूरी के अंदर जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं है, वहां प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। और 2 से 3 किलोमीटर दूरी के अंदर जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है, वहां उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। और जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं है, वहां पर शिक्षा गारंटी केंद्र खोले जा रहे हैं। मतलब सभी को लगभग सुविधा इस शिक्षा की उपलब्ध हो जाएगी। इसको कहते हैं 100% सुविधा। दूसरा है 100% नामांकन, 100% नामांकन।
100% enrollment ऑफ यूनिवर्सल एनरोलमेंट, सार्वभौमिक नामांकन। ठीक, प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए जहां एक और अधिकार और कर्तव्यों की व्यवस्था, शिक्षा हमारे अधिकारों में हमको दी गई है। जो हमारे 6 अधिकार हैं उसमें एक शिक्षा का भी अधिकार है, और जो हमारे 11 कर्तव्य है उसमें शिक्षा पर भी हमारा एक कर्तव्य है। तो जहां शिक्षा को अधिकार और कर्तव्यों में स्थान दिया गया, साथ ही कुछ प्रोत्साहन जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, छात्रवृत्तियां, निःशुल्क ड्रेस, स्कूल ड्रेस दी जाती हैं, बैग दिए जाते हैं, MDF की व्यवस्था की गई, जिससे असर ये दिखाई पड़ा कि नामांकन की संख्या में बढ़ोतरी हुई। 100% नामांकन, 100% एनरोलमेंट, यानी 100% नामांकन। तीसरा है 100% धारण, 100% धारण। बच्चों को सुविधा दे देना या बच्चों का नामांकन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक एक निश्चित स्तर की शिक्षा प्राप्त कर न ले, तब तक उनको लगातार प्रयास करके विद्यालय में रोके रखना भी एक चुनौती होती है। अपव्यय और अवरोधन से बचना, अपव्यय से कम बचे। ठीक, तो इसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि जैसे कक्षा 1 में जो बच्चा पंजीकृत हो वो कक्षा 5 तक जरूर प्राथमिक शिक्षा ले ले, फिर कहीं जाए। ठीक, फिर है नंबर 4, 100% सफलता, 100% सफलता। 100% सफलता का मतलब है कि बच्चों को कक्षा 8 उत्तीर्ण कराने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, स्कूलों की दशा सुधारी जा रही है, शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, और स्कूलों पर निरीक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है, उनकी निगरानी की भी व्यवस्था की जा रही है। तो ये 100% सफलता है। ठीक, और फिर है नंबर 5, गुणात्मक सुधार। गुणात्मक सुधार, जहां एक तरफ हम क्वांटिटी बढ़ाने की बात करते हैं, हम संख्यात्मक बढ़ोतरी की बात करते हैं, उसी तरफ एक ये भी हमारा लक्ष्य है कि क्वालिटी भी मेंटेन हमारी रहे, क्वालिटी भी बनाए रखें, गुणात्मक सुधार भी करें। ठीक, जिससे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर सके। तो एक सर्व शिक्षा अभियान था। सर्व शिक्षा अभियान का एक संक्षिप्त सा परिचय था कि सर्व शिक्षा अभियान किन परिस्थितियों के कारण अपने अस्तित्व में आया और कहाँ इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद 1957, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम यानी NFE नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम 1987, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88, सबके लिए शिक्षा जो कार्यक्रम हुआ था, सेमिनार हुआ था, एजुकेशन फॉर ऑल थाईलैंड में हुआ था। ये हायर एजुकेशन का पूछा गया क्वेश्चन है, 1990 में हुआ था। फिर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994, फिर पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसको हम संक्षिप्त में MDM कहते हैं, मिड डे मील माध्याह्न भोजन योजना 1995 में इसकी शुरुआत की गई। ठीक, इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की। फिर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की अब योजनाएं क्या है, इस पर चर्चा की। फिर राष्ट्रीय शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान की अब योजनाएं क्या थी, इस पर चर्चा की। फिर सर्व शिक्षा अभियान के घटक शिक्षा गारंटी योजना जो 1 अप्रैल 2001 को निरौपचारिक शिक्षा और नई तरह की शिक्षा, वैकल्पिक एवं नई तरह की शिक्षा का रूप परिवर्तित करके उसको राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया गया। फिर इसके बाद आप बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को। 2003 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया गया। और फिर तीसरा घटक जो था
वो DPEP था, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 में जिसकी शुरुआत हुई थी, उसको भी 2009 में सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया गया। फिर ये सर्व शिक्षा अभियान का काम क्या था कि 100% यानी 100% बच्चों को सुविधा देना, विद्यालय की सुविधा देना, 1 किलोमीटर पर विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और कम से कम 2 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की, सभी बच्चों को विद्यालय लाना, उनका नामांकन सुनिश्चित करना, सभी बच्चों को एक स्तर की शिक्षा पूरी करने तक विद्यालय को में रोक कर रखना और सफलता प्राप्त करना तथा विद्यालय की शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना। ये सर्व शिक्षा अभियान के सर्व शिक्षा अभियान था और उसके कार्य थे जो उसके अंतर्गत हुए थे। अगले क्लास में हम दूसरे टॉपिक को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।